देखिए बच्चों, जीएस में हिस्ट्री में आज हमारा पीरियड है गवर्नर जनरल। तो पहले मुझे इसकी थोड़ी सी भूमिका बतानी पड़ेगी आपको। आप में से बहुत जानते भी होंगे और जो नहीं जानते उसे आप सुन लीजिए, ठीक। जब हम हिस्ट्री में गवर्नर जनरल पढ़ते हैं, ये बात तो जग जाहिर है कि हम ब्रिटिश एम्पायर की बात कर रहे हैं, है ना। गवर्नर जनरल, तो शुरू में गवर्नर जनरल नहीं था। शुरू में कौन था? गवर्नर था या जनरल था? सिर्फ गवर्नर, है ना। ये बात है बंगाल की, क्योंकि जब मुगल शासन धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जैसे हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, औरंगजेब की जो डेथ हुई थी, कब हुई थी? 1707 में हुई थी औरंगजेब की डेथ, 1707 में। और उसके बाद फिर जो और मुगल शासक आए वो इतने ताकतवर नहीं थे, तो जितनी भी सत्ता थी मुगल शासन की, वो मुख्य रूप से 3 जगह केंद्रित हो गई थी, जिसमें से एक तो है हैदराबाद, एक है अवध और एक है बंगाल। यहाँ पे कहा जाता है कि जो मुगल शासक के जो सूबेदार थे, वो उन्होंने ये सब अपना कब्जा कर लिया था यहाँ पे, जिसे हम हैदराबाद का निजाम वगैरह भी कहते हैं। तो मुख्य जो सत्ता थी इस समय, जब ये गवर्नर जनरल की बात मैं कर रहा हूँ या गवर्नर की बात कर रहा हूँ, तब मैं बात कर रहा हूँ, मुगल शासन से निकल चुकी थी और इन जगह केंद्रित हो गई थी। यानी कि अगर मान लिया किसी भी विदेशी ताकत को अपना कब्जा करना है, तो इन 3 जगह पर वो कब्जा कर लेती है, तो डेट मीन्स हिंदुस्तान पे उसका कब्जा हो जाता है और एक अच्छी स्थिति में आ जाती है। और यहाँ पे 2 ताकतें ऐसी थी, एक तो अंग्रेज जिन्हें ब्रिटिश बोलते हैं, और दूसरे थे फ्रांसीसी। इस समय लगभग एक जैसी ताकत रखते थे। यहाँ पे अंग्रेजों का भी कब्जा हो सकता था और यहाँ पे फ्रांसीसियों का कब्जा भी हो सकता था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का ही कब्जा हुआ। तो उसकी वजह है वहाँ का जो सूबेदार या जो सेनापति था वो, और उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को जब हम देखते हैं तो प्लासी का युद्ध हमने पढ़ा है या पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध पढ़ा है। तो बक्सर के युद्ध में तो खैर रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, लेकिन जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी एक जगह का नाम है जो ये युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था अंग्रेजों और बंगाल के बीच, ठीक। तो अभी मैंने 3 नाम लिए थे, कौन कौन से? अवध, बंगाल और हैदराबाद। इन तीनों पे जिसका कब्जा है मुख्य रूप से हिंदुस्तान का वही दावेदार है इस समय की जो बात है। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसकी भूमिका जमाते हुए, प्लासी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी। और जैसे मैं बोलता रहता हूँ, प्लासी की स्पेलिंग अपना लिख लिया था, क्योंकि ये तो नाम है, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये तो हम जानते हैं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ है वो हुआ है 1757 में हुआ है ना। डेट है 23 जून 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ है। और ये प्लासी का युद्ध मैंने अभी बताया कि 2 ताकतों के बीच में हुआ था। एक तरफ तो बंगाल का नवाब था और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, ठीक। अब ये क्यों युद्ध हो रहा है? क्योंकि अंग्रेज जो है बंगाल पे कब्जा करना चाहते हैं, जो उस समय की एक मेन जगह थी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। तो एक तरफ अंग्रेज हैं, यानी कि ब्रिटिश हैं। अभी जैसे मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ हिंदी में लिख रहा हूँ, तो साथ साथ में इंग्लिश में बोल रहा हूँ, क्या? ब्रिटिश, इंग्लिश भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ कौन थे? बंगाल का नवाब। ये मैंने इसे लिख दिया, बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। तो अंग्रेजों की तरफ से जो था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजों का सेनापति था। और बंगाल का नवाब तो आप जानते ही हो, कौन? सिराजुद्दौला। स्पेलिंग कुछ भी लिख लो, जो अपना इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, बस पढ़ने में आना चाहिए, सिराजुद्दौला। तो इन दोनों के बीच लड़ाई होती है बच्चों, और वो है प्लासी का युद्ध। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि ये जो गवर्नर जनरल है, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से ही हुई है, तो मुझे थोड़ी सी इसकी भूमिका जमानी पड़ेगी। ये युद्ध आप जानते हो कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए, ठीक। तो इसके हार के कारण कई बताए गए। एक तो ये बताया गया रॉबर्ट क्लाइव, अभी मैं आगे लिखवाऊंगा आपको। इसके बराबर में एक और अंग्रेज था, उसका नाम था डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले।
एक तरह से मतलब वही बात है कि जो ब्रिटिश एम्पायर को मजबूती देगा वही तो आगे बढ़ेगा। एक तो हो गया डुप्ले, एक हो गया रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इतिहासकारों ने यहाँ ये लिखा है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो सैनिक भी था और प्रशासक भी था, मतलब सोल्जर भी था, लड़ने वाला भी था और एडमिनिस्ट्रेटर भी था, चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट कर लेता था। लेकिन जो डुप्ले था वो सैनिक नहीं था। इसलिए जो प्रीफरेंस दी गई ब्रिटिश के द्वारा वो किसे दी गई? रॉबर्ट क्लाइव को दी गई। अभी समझ लो कि भाई 2 स्टूडेंट हैं और जॉब एक है, तो उनमें से फिर एक को देखना है ना कि कौन उसके काबिल है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके जो टक्कर में था कौन था? डुप्ले था। ठीक, अगर डुप्ले कहीं सक्षम होता तो इतिहास में हाँ इसका नाम ना लिखा जाता। अब किसका लिखा जाता? डुप्ले का। तो वो सक्षम क्यों नहीं था? क्योंकि वो सैनिक नहीं था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश एम्पायर ने देखा कि ये ज्यादा कामयाब आदमी है और इसे फिर क्या बनाया गया? सेनापति बनाया गया। और दूसरा जो कारण था वो माना जाता है कौन? सेनापति। किसका? सिराजुद्दौला, मीर जाफर। जो सिराजुद्दौला का सेनापति था वो कौन था? मीर जाफर। उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और किससे जा मिला? अंग्रेजों से जा मिला और अंग्रेज जीत गए। जीतने के बाद जो मीर जाफर है उसे क्या बना दिया गया? बंगाल का नवाब बना दिया गया। उसे उसकी बेईमानी का इनाम दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब ये जो 1757 है, यहाँ से फिर ये नाम आता है क्या? रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि अगर ये युद्ध हार जाते हैं अंग्रेज तो फिर अंग्रेज आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ये युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया और इसका सारा श्रेय किसे दिया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। तो जीतने के बाद अब वहाँ की देखरेख तो करेगा ना कोई, तो वो जो देखरेख करने वाला रखा गया वो यही था, रॉबर्ट क्लाइव। और इसे कहा गया बंगाल का गवर्नर। अभी गवर्नर जनरल नहीं कह रहा हूँ मैं, अभी क्या कह रहा हूँ? गवर्नर। तो बंगाल का जो गवर्नर बना सबसे पहले वो रॉबर्ट क्लाइव बना। और वो क्यों बना? वो उसकी वजह ये थी, प्लासी का युद्ध। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि बंगाल का गवर्नर, गवर्नर ऑफ बंगाल जो बनाया गया वो बना दिया गया रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया गया। अब हम यहाँ रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ सुनेंगे, समझेंगे। जब हम इसका गवर्नर का पद देखते हैं तो जो इसकी समय सीमा आती है 1757 से शुरू हो जाती, 1757 से 1760 तब तो ये रहता है एक बार, और फिर 5 साल के बाद दोबारा आता है 1765 से 1767 तक। ये समय सीमा है किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की, जब ये बंगाल का गवर्नर है। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था मीर जाफर की बात कर रहा था मैं, तो मीर जाफर कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति कह सकते हैं, जिसने गद्दारी की थी। अब उसे क्या बना दिया गया था? फिर बंगाल का नवाब बना दिया गया था। उसके बाद फिर आपने पढ़ा होगा इसका एक दामाद था मीर कासिम। किसका दामाद था? मीर जाफर का। तो 1760 में, यानी कि 1757 के लगभग 3 साल बाद 1760 में अब इस मीर जाफर को हटा दिया जाता है और जो मीर कासिम है उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो ये लाइन मुझे याद आ गई तो थोड़ा सा मैंने बता दी। 1760 में क्या बताया मैंने अभी? मीर जाफर को हटा दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद अब आगे लिखिएगा, थोड़ा सा लिखते रहें, मैं तो यहाँ हेडिंग डालता रहूँगा, सुनते रहें, समझते रहें। बाकी मतलब नोट्स बन जाने चाहिए आपके अच्छी तरीके से, जैसे कि आपको उचित लगे। रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरा शासन शुरू किया। रॉबर्ट क्लाइव स्टार्टेड डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरा शासन शुरू किया। स्टार्टेड डुअल, DUAL, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन।
अतः सो राजस्व तथा विदेशी मामले रेवेन्यू एंड फॉरेन अफेयर्स, राजस्व तथा विदेशी मामले बहुत ही कम लिखवाऊंगा, जो जरूरी है बस वही, फालतू कुछ नहीं। राजस्व तथा विदेशी मामले रेवेन्यू एंड फॉरेन अफेयर्स कंपनी को दे दिए गए, वर गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी को दे दिए गए, वर गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, तथा शासन की जिम्मेदारी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूल, तथा शासन की जिम्मेदारी नवाब को दे दी गई, वाज गिवन टू नवाब, नवाब को दे दी गई। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल, ड्यूरेशन ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1725 से 1774 है। बोर्ड पे भी देखते रहना, कोई गलत मत लिख रहना। 1725 से 1774 देखते भी रहो, सुनते भी रहो। तथा भारत में एंड इन इंडिया, तथा भारत में इसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज द एस्टेब्लिशर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है एज द एस्टेब्लिशर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, बैक में डाल लो 1657 से 1707। मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर 3 जगह केंद्रित था। वाज सेंटर्ड एट 3 प्लेसेस, 3 जगह केंद्रित था। नंबर 1 हैदराबाद, नंबर 2 बंगाल, नंबर 3 अवध। उस समय एट दैट टाइम बंगाल की राजधानी, कैपिटल ऑफ बंगाल, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। वाज मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। अब हैंड डालिएगा नेक्स्ट लाइन में। इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, TREATY, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, ये हेडिंग है, इसमें लिखिएगा। यह संधि
दिस ट्रेडी 12 अगस्त 1765 को हुई। वाज ऑन 12 अगस्त 1765 1765 वाज ऑन 12 अगस्त 1765। ब्रैकेट में रॉबर्ट क्लाइव तथा शाह आलम सेकंड के बीच, बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम सेकंड, रॉबर्ट क्लाइव तथा शाह आलम सेकंड के बीच इसकी वजह से, ड्यू टू दिस, कंपनी को अधिकार मिल गया, कंपनी गॉट द राइट कि वह राजनीतिक तथा संवैधानिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके। That this company can interfere in political and constitutional affairs, राजनीतिक तथा संवैधानिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स। तथा शाह आलम के द्वारा, एंड बाय शाह आलम, तथा शाह आलम के द्वारा, एंड बाय शाह आलम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए, फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कर के अधिकार कंपनी को दे दिए गए। राइट्स फॉर टैक्सेस वर गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, कर के अधिकार कंपनी को दे दिए गए। पहले एक बार यहाँ देखो, दोबारा फिर आगे देखो। अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे देखो। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। और ये प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच। अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और जो बंगाल का नवाब था वो कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। और मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला से क्या कर दिया था? धोखा दिया था उसने, जिसकी वजह से फिर अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीतने के बाद उसे बंगाल का नवाब बना दिया था। अब कुछ समय के बाद इसे भी नवाबियत से हटा दिया था। वो कौन सा सन था? 1760। और अब मीर जाफर की जगह कौन आ गया था? मीर कासिम आ गया था। और मीर कासिम जो था मीर जाफर का कौन था? दामाद था, सन इन लॉ। यहाँ से फिर रॉबर्ट क्लाइव की शख्सियत शुरू होती है, क्योंकि ये युद्ध जीत लिया गया इसके द्वारा। और इसे क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। अभी जो बंगाल का गवर्नर रहता है ये 2 समय सीमा के लिए रहता है, 1757 से 1760 और फिर 1765 से 1767। ये 2 समय सीमा है इसके लिए। इसकी जो मुख्य खासियत रही ये रही, इसने दोहरा शासन शुरू किया। मतलब जो इस क्षेत्र में शासन होगा उसे चलाने के लिए 2 ऐसे होंगे जो अपना अधिकार रखेंगे। ये तो हुआ दोहरा शासन। तो दोहरा शासन में एक तो खुद वो नवाब था, क्योंकि अगर इन्होंने नवाब के पद को खत्म कर दिया होता तो फिर जब नवाब का पद खत्म हो जाता तो फिर तो सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाती? ईस्ट इंडिया कंपनी पे आ जाती, सारे अधिकार उस पर आ जाते। लेकिन नवाब का पद तो समाप्त नहीं किया ना उन्होंने। तो नवाब को जब पद समाप्त नहीं किया तो नवाब को भी तो कुछ अधिकार थे। तो नवाब को अधिकार क्या दिए? शासन चलाए जाओ, बैठे रहो
और शासन चलाया गया। लेकिन जो मुख्य अधिकार थे, राजस्व, राजस्व क्या होता है? रेवेन्यू, साधारण भाषा में टैक्स, टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार, किसानों से लगान लेने का अधिकार, वो सारे कहाँ रख दिए? अपने पास ले लिए। विदेशी मामले, जितना भी आयात निर्यात होगा वे सारे मामले अपने पास ले लिए। तो उस समय और आज भी ये दो मामले ही किसी देश के लिए बहुत ज़्यादा मुख्य होते हैं आज भी। ये दोनों मामले किसने ले लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास, और उसे बस सीट पर बैठा रखा है। तो इसी शासन को क्या कहा गया? दोहरा शासन, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन या डुअल रूल भी कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद 1725 से 1774 में इसकी पूरी समय लिखवाई किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की। 1725 में इसका जन्म हुआ था और 1774 में इसकी मृत्यु हुई थी। किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की। तो मोटा मोटा आप देख रहे हो 49 साल है ना? लगभग 49 साल की आयु तक ये जीवित रहा, और जो ये नजरों में आया अपने जीवन के अंतिम समय में आया। ठीक है। लगभग जब ये एक जनरल नायक बन गया था 30-35 साल की एज में, फिर यहाँ पे क्या बना? गवर्नर बना। उसके बाद ये लाइन अभी बताई थी मैंने आपको, औरंगजेब जो है मुगल शासन में ये समय रखता है 1657 से 1707 तक, और 1707 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैंने भी बोल के ही बताया था कि इसके बाद ये 3 जगह ऐसी थी जहाँ पूरी ताकत थी, हर कोई इन 3 जगहों को अपने अधिकार में लेना चाहता था। और मुख्य रूप से उस समय 2 ही थे, कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की काबिलियत की वजह से फ्रांसीसी पीछे रह गए, और आज हम अंग्रेजों को पढ़ रहे हैं, वरना फ्रांसीसियों के गवर्नर जनरल पढ़ते। दोनों की बराबर ताकत थी उस समय, लेकिन ये इसकी आप कह लो कि चालाक बुद्धि, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कह लो, जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव को मैंने क्या लिखवाया अभी? भारत में ब्रिटिश एम्पायर का संस्थापक कहा गया कि ये इसी की बदौलत है, वरना शायद ये ना हो पाता। उसके बाद अब ये हेडिंग चल रहा है, यहाँ मैंने लिखा था बंगाल की राजधानी उस समय क्या थी? मुर्शिदाबाद। अब ये हेडिंग भी इसी से जुड़ा हुआ है, किससे? रॉबर्ट क्लाइव से। अगर आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो वहाँ एक लाइन में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इलाहाबाद की जो संधि हुई है वो भी रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही हुई, बस ये लिखा मिलेगा। इलाहाबाद की संधि भी 2 हुई थी, वो भी शायद मैं बताऊंगा आपको। अभी ये पहली संधि की बात हो रही है, तो ये डेट लिखवाई गई 12 अगस्त 1765। अब देखो 1765 रॉबर्ट क्लाइव जो है दोबारा आया है, क्या बन के? गवर्नर बन, और तभी ये इलाहाबाद की संधि हुई। तो अभी इलाहाबाद की संधि का मतलब समझौता किस किस के बीच हुआ? शाह आलम सेकंड। अभी जो शाह आलम सेकंड है ये मुगल शासक है, औरंगजेब के खत्म होने के बाद और भी मुगल शासक थे, लेकिन वो बस अंग्रेजों की दया पर ही जीवित थे। ठीक है। सारे काम धाम तो किन्होंने ले लिए थे? अंग्रेजों ने। ठीक है। लेकिन वंश तो चल ही रहा है। तो शाह आलम सेकंड भी एक मुगल शासक ही था। इसके बीच और किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि होती है। एक तरह से कह सकते हैं अंग्रेजों और मुगल एम्पायर के बीच में संधि होती है। कौन सी? इलाहाबाद की संधि। डेट है 12 अगस्त 1765। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि जब दोबारा आया था तभी संधि करी थी। ठीक है। डेट याद रह जाए अच्छी बात है, ना रहे कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कुछ ज्यादा। ठीक है। वो पता चलो फैक्ट आते हैं, डेट में तो आप बहुत कम कर दी गई। अब ये संधि तो हो गई। संधि होने के बाद क्यों की गई संधि? अच्छा, संधि समझौता मतलब सीधा सा है कि भाई एक तो ताकतवर है और एक कमजोर है, वरना संधि क्यों होगी? जब दोनों ताकतवर होंगे फिर तो लड़ाई होगी। संधि का मतलब तो यही है कि जो कमजोर है वो ये सोच रहा है कि कुछ ना कुछ संधि कर ले ताकि तुझे कुछ मिल जाए, वरना परसों को क्या होगा? युद्ध होगा, उसमें तो तू हार नहीं है, फिर जो थोड़ा बहुत मिलेगा तो ये भी नहीं मिलने का। तो ये तो है संधि। और क्या है? तो संधि होने के बाद शाह आलम से अधिकार ले लिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन 3 क्षेत्रों के लिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। आज भी हम इंडिया का मैप देखते हैं तो तीनों आसपास ही हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कि यहाँ पे जो कर व्यवस्था है, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, अब से हम संभालेंगे। जितना भी टैक्स इकट्ठा करना है, समझ रहे हो, वो सब हम देखेंगे। और बाद में तो अब इसे पेंशन दे दी जाएगी 26-27 लाख रुपए उस समय,
वार्षिक पेंशन दी गई थी मुगलों को, शाह आलम सेकंड कह सकते हो। उस समय 26-27 लाख। आज तो ये आंकड़ा आज ही बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूँ, तब मिली थी वार्षिक पेंशन। अब पेंशन का मतलब क्या है? रिटायरमेंट। कि तुम फालतू मत बोलना, तुम अपना पैसे जोड़ो और आराम से बैठो जहाँ बैठना है। बाकी कर व्यवस्था सब हमारे अंदर में है, हम अपना आप संभाल लें, ये तो है। अभी शायद मैंने यहाँ तक ही दिखाया आपको। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 1765 में इन 1765 रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता आया। रॉबर्ट क्लाइव केम टू कैलकाटा। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता आया। रॉबर्ट क्लाइव केम टू कैलकाटा। रॉबर्ट क्लाइव ने दूसरी संधि, सेकेंड ट्रीटी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ की। विद नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। स्पेलिंग कुछ भी लिख लेना शुजाउद्दौला की, पढ़ने में आना चाहिए बस। शुजाउद्दौला बोर्ड में मैंने लिख दिया है। दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ की। तथा कंपनी के द्वारा एंड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। जब भी कंपनी का जिक्र आएगा ना लिख दिया करो EIC, बराबर बराबर मत लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा पूरा। जब भी कंपनी बोलूँ मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलूँ तो ये लिख दिया करो EIC। तो कंपनी के द्वारा मुगल शासक को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी गेव 26 lakh पेंशन पर एनम टू मुगल एम्पीरियर। 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी गई। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, बक्सर का युद्ध। हैंड डाल लो, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 का होता है। बोर्ड पे भी देखते रहना, ये सब आपके लिए लिख रहा हूं मैं ताकि कुछ गलत ना हो जाए। 22-23 अक्टूबर 1764 को होता है। एक तरफ अंग्रेज थे, वन साइड इज ब्रिटिश। एक तरफ अंग्रेज थे तथा दूसरी तरफ एंड अदर साइड आप लोग बताओ भाई कौन कौन थे? जो बक्सर का युद्ध हुआ था और ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये दो फेमस है। शाह आलम सेकंड। बंगाल का नवाब कौन था इस समय? मीर कासिम। अभी मैं बताया ना 1760 में उसे हटा दिया था, किसे? मीर जाफर को। ये तो 1764 की बात हो रही है। इस समय कौन था? मीर कासिम था। दो, सिराजू या सुजाऊ? सुजाऊ। तो ये जो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर फिलिस्तीन का नाम है जहाँ लड़ाई लड़ी गई। तो डेट है बच्चों 22-23 अक्टूबर, ठीक। और 1764। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में।
उसके कितने साल बाद है? लगभग 7 साल बाद। डेट टू ध्यान ना करिएगा मोटे मोटे। तो इसमें एक साइड तो कौन थे? अंग्रेज थे, और दूसरी तरफ थे कौन? एक तो मीर कासिम, लिखते रहो जैसे लिखा है ना मैंने, दूसरी तरफ उसके आगे लिखते रहो मीर कासिम। एक था कौन? सुजाउद्दौला, और एक शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड, ये तीनों एक तरफ थे, दूसरी पार्टी अंग्रेज एक तरफा थे अकेले, ठीक है। और बक्सर का युद्ध होता है और इसे भी अंग्रेजों ने जीत लिया। इसके बारे में थोड़ी सी बात बताता हूं। मीर कासिम को नवाब किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। तो फिर मीर कासिम क्यों लड़ रहा है अंग्रेजों से? बताओ। ये ऐसा था कि मीर कासिम वो नहीं कर पाया था जो अंग्रेज चाह रहे थे। अंग्रेजों को जितनी भी छोटी छोटी रियासत थी सब पे कब्जा करना था। तो मीर कासिम हो या मीर जाफर हो, तो इसलिए बढ़ा रखे थे ताकि ये जो दूसरे हैं उनके पक्ष में रहे और काम हमारा करे। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर अंग्रेज सीधा जाएगा किसी के साथ बात करने तो एक अलग बात है, और उन्हीं के जैसा कोई जाएगा तो अलग बात है। जब तक ये काम करते रहे तब तक ये बैठाए रखे। अब मीर कासिम जो है इनका ज्यादा सगा होने लगा था। किनका? सुजाउद्दौला का, शाह आलम का। तो अंग्रेजों को ये लगा कि अब ये हमारे मतलब का नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसे नवाबियत से हटाना पड़ेगा। तो ये विरोध होता चला गया और ये खुद अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। तो इस युद्ध में तीनों एक तरफ होते हैं, अंग्रेज एक तरफ। अगर आप चेक करो किताब वगैरह में पढ़ोगे या पढ़ा हो आपने, यहाँ ताकत में अंग्रेज कमजोर थे, क्योंकि तो तीनों एक तरफ है ना। अगर आप आंकड़े देखो तो लगभग अंग्रेजों के पास 30 तोप थी, तोप से लड़ाई हुआ करती थी उस समय, और इनके पास थी लगभग 140 से 150 तोप, इन तीनों के पास। ऐसे ही अंग्रेजों के पास जो सैनिक बताए गए हैं 7 से 10 हजार बताए गए हैं, और इनके पास से 40 हजार। लेकिन फिर भी अंग्रेज जीत गए, क्योंकि इनकी अटैकिंग पॉलिसी रही है, दिमाग से लड़े हैं शायद, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था कि फिर भी अंग्रेजों ने हरा दिया। और इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो जीता था अंग्रेजों ने धोखे की वजह से जीता था, क्योंकि मीर जाफर ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। लेकिन ये जीता है अपनी काबिलियत से। भाई इतना बड़ा अंतर है सेना में और पावर में, फिर भी अंग्रेज जीत गए। तो अपनी पावर से, अपने दिमाग से ही जीते हैं। किसे? बक्सर के युद्ध। आगे लिखिएगा। तो अभी यहाँ लिखाया गया कि एक तरफ तो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ तीनों थे। लिख लिया होगा आपने। तथा अंग्रेजों का सेनापति एंड सेनापति ऑफ ब्रिटिश, तुम ही बताओ, नाम याद आ रहा होगा आपको, बोलो। हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था, वाज हेक्टर मुनरो। यानी कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब तो था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और जब बक्सर का युद्ध हुआ तब कौन था? हेक्टर मुनरो। आगे लिखिएगा। अन्य गवर्नर, अदर गवर्नर्स। हेडिंग तो नहीं है, बस लाइन, इसे लिखवाना नहीं है मुझे ज्यादा। हेडिंग डाल दो या लाइन लिख लो, जैसे कि आपकी इच्छा है। ये नाम डाल दो, बरे लास्ट, स्पेलिंग अपना बना के लिख दो, कुछ भी, DAREYLAST, जो भी आपको अच्छा लगे। बरे लास्ट पढ़ने में आना चाहिए बस। बरे लास्ट 1767 से 1767 से 69। उसके बाद नेक्स्ट लाइन कार्टियर, कार्टियर 17
1769 से 1772, 1769 से 1772। लिख लिया। तो ये ज्यादा फेमस नहीं है, मतलब गवर्नर या गवर्नर जनरल तो बहुत सारे हुए हैं, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ इंपोर्टेंट लिखने हैं जिन्होंने कुछ एक्टिविटी ऐसी की। जैसे ये जो दोहरा शासन था, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन आता है कि दोहरा शासन किसने शुरू किया, क्या आंसर आएगा, रॉबर्ट क्लाइव। तो जिससे इवेंट जुड़ी है वही तो इम्पोर्टेंट है। फिर भी मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि आपको ये आइडिया, अब जब मैं अगला लिखवाऊंगा तो फिर सन में गैप आ जाएगा, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 65 से 67 तक तो दोबारा आया था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अब ये 2 साल के लिए ये था, बड़े लास्ट नाम था इसका, ये कौन था, गवर्नर। ठीक है, अभी गवर्नर जनरल शुरू नहीं हुआ है, गवर्नर ही चल रहा है अभी 2 साल। फिर कौन आया, कार्टियर, ये 3 साल हो गया, 69 से 72। तो ये तो मैंने नाम लिखवा दिया। अब आएगा इंपोर्टेंट, कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन, तो ये इंपोर्टेंट है, इसके बारे में लिखवाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हैंड डाल दीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स। जो अगला गवर्नर है वॉरेन हेस्टिंग्स, तो इसका समय सीमा है 1772 से 1774। पहले ये लिखो, 72 से 74, और फिर लिखो 1774 से 1785। 2 समय सीमा लिखनी है इसकी भी, वॉरेन हेस्टिंग्स की। जब आप बुक्स में पढ़ोगे या कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसकी समय सीमा ये होती है 1774 से 1785। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि जब लास्ट गवर्नर 72 में खत्म हुआ था तो फिर ये 74 से कैसे शुरू हो जाएगा, अभी 2 साल बाकी हैं। तो 72 से 74 इस समय के लिए तो ये बंगाल का गवर्नर था और इस समय के लिए गवर्नर जनरल था, मतलब गवर्नर जनरल का पद आ गया है। तो पहला जो गवर्नर जनरल बना था वो भी कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। लेकिन गवर्नर जनरल से पहले गवर्नर भी तो रहा हुआ है, तो लगभग 2 साल गवर्नर था ये, और इस समय के लिए गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसके आगे लिख लिया गवर्नर और इसके आगे गवर्नर जनरल। अब इसमें लिखिएगा, ये हेडिंग स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बारे में जो मुख्य बात है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल का गवर्नर ऑफ बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल हो गया, बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंग्लिश रीजन्स। अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल हो गया, बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंग्लिश रीजन्स, REIGIONS। इसका कार्यकाल 5 वर्ष था। Its duration was 5 years. कार्यकाल 5 वर्ष था। मद्रास तथा बंबई के गवर्नर इसके अधीन हो गए। गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर इन कंट्रोल ऑफ हिम। मद्रास तथा बंबई के गवर्नर इसके अधीन हो गए, वर इन कंट्रोल ऑफ हिम। तथा यह कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बना।
एंड ही बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ कंपनी, तथा यह कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बना। ही बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ कंपनी। इसी आड़ी में नेक्स्ट लाइन में 1781 में इन 1781 1781 में कलकत्ता में इन कैलकाटा मुस्लिम शिक्षा के लिए फॉर मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम शिक्षा के लिए फॉर मुस्लिम एजुकेशन पहला मदरसा स्थापित किया। फर्स्ट मदरसा वाज स्टैब्लिश्ड, पहला मदरसा स्थापित किया। नेक्स्ट लाइन, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, ट्रांसलेशन ऑफ गीता इन इंग्लिश इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेशन ऑफ गीता इनटू इंग्लिश, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस या चार्ल्स ब्रैकेट में लिख देना, विलियम विल्किंस ब्रैकेट में चार्ल्स ने किया था। डन बाई हिम, ने किया था, डन बाई हिम। नेक्स्ट लाइन, मुगल सम्राट के लिए फॉर मुगल एम्पीरियर, मुगल सम्राट के लिए 26 लाख की पेंशन बंद करवा दी थी। स्टॉपेज ऑफ पेंशन ऑफ 26 लाख, 26 लाख की पेंशन बंद करवा दी थी। नेक्स्ट लाइन, 1780 में इन 1780, 1780 में इन 1780 भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड, भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड। इसका नाम द बंगाल गजट था। इट्स नेम वाज द बंगाल गजट। द बंगाल गजट था तथा इसके प्रकाशक एंड इट्स पब्लिशर, तथा इसके प्रकाशक जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे, वह जेम्स ऑगस्ट हिक्की। नेक्स्ट लाइन, 1774 में इन 1774, 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई।
देख लिया, इसे देखिए। तो बच्चों जो पहला गवर्नर था वो कौन था भाई? रॉबर्ट क्लाइव। उसकी समय सीमा क्या थी? क्लासिक का यदि याद करो, 57 से तो 60 और 65 से 67। ठीक। फिर जो दूसरा गवर्नर आया, कौन आया? अरिलास्ट, और 67 से 69। तीसरा गवर्नर कौन आया? कार्टियर, 69 से 72। और अब चौथा गवर्नर कौन आता है? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 2 साल रहा गवर्नर। कहाँ का? बंगाल, 72 से 74। ठीक। और इसी के समय में एक पद बन गया, कौन सा? गवर्नर जनरल, जिसने लिखवाया जितने भी अंग्रेजी क्षेत्र थे उन सब का अब ये क्या हो गया? एक बड़ा अधिकारी हो गया। तो पहले तो सिर्फ बंगाल के ऊपर इसका राज चलता था, है ना, इसके आदेश चलते थे, तो सिर्फ क्या था? गवर्नर। अब और क्षेत्रों में भी चलने लगे तो वो गवर्नर जनरल हो गया। और जो मुख्य क्षेत्र थे, एक तो क्या था? मद्रास, और एक क्या था? बम्बई, वो भी इससे कंट्रोल में कर दिए गए। ठीक है। और गवर्नर जनरल का पद बन गया। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई पहला गवर्नर कौन था, तो आप बोलोगे रॉबर्ट क्लाइव था, है ना। और आप बोलोगे पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब आगे धीरे धीरे जैसे पढ़ते रहेंगे तो आगे भी पूछा जाएगा आपसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड, जब हम आगे बढ़ेंगे, है ना, अभी तो शुरू हुए। और जब ये गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया तो बनेगा वायसराय। उसे क्या बोलते हैं? वायसराय। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी वायसराय। और वायसराय में और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है? अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कोई अधिकारी अपॉइंट हो रहा है तो वो तो जनरल है या गवर्नर जनरल है। अगर ब्रिटेन की तरफ से हो रहा है तो वो वायसराय कहलाया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक समय में समाप्त कर दी गई और सारी पावर ब्रिटेन ने अपने हाथ में ले ली। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई तो उसका पद भी चलेगा, तो गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त कर दिया गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। और पहला वायसराय भी वही हुआ। ठीक है। फिर वायसराय शुरू हो गए। फिर अंतिम वायसराय कौन था देश आजाद होने तक? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। फिर हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन हमारा संविधान नहीं बना था। संविधान नहीं बना था तो पहला फिर गवर्नर जनरल बना, लेकिन वो बना भारतीय, क्योंकि अंग्रेजों ने तो चले गए लेकिन हमारा संविधान तो बना नहीं था, इसलिए उस पद को क्या कहा गया? गवर्नर जनरल ही कहा गया। लेकिन वो कौन थे? इंडियन। वो उनका नाम क्या था? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिर हमारे देश का संविधान बन गया और संविधान के हिसाब से फिर इलेक्शन होने लगे और सब चीजें व्यवस्थित हो गई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह से सारा काम रेगुलेट हो गया। ठीक है। ये कुछ इवेंट है जिसकी खासियत है। रेगुलेटिंग एक्ट हम संविधान में भी पढ़ते हैं। ये बहुत ही मुख्य कानून था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। कब? 1773 में। तो कोई कहे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब बना था? 1773 में बना था। और 1773 से अगले ही साल 1774 में हाई कोर्ट बना दिया था। कहाँ पे? कलकत्ता। तो कोई पूछे कि हाई कोर्ट की स्थापना कौन से कानून से हुई? रेगुलेटिंग एक्ट से हुई, सन है। तो ये इंपोर्टेंट है। गवर्नर जनरल में जो पद बनाया गया उसकी समय सीमा रखी गई, क्या? 5 साल। 5 साल के बाद वो रहे या दूसरा है, लेकिन समय सीमा कितनी है? 5 साल। 1781 में जिस मदरसे को आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो सबसे पहले ये मदरसा मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए इसने ही बनाया था। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स। समय सीमा याद रखें बार बार। कब तक रहा है? 85 तक। अब ये बात किसी हो रही है 81 से। तो पहला मदरसा ये कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता। तो आप देख रहे हो जितनी भी शुरुआत हो रही है सब बंगाल से हो रही है ना। तो वही है, युद्ध जीतने के बाद बंगाल में अधिकार सबसे पहले हुआ इनका, तो वहीं इन्होंने रेगुलेट करना शुरू कर दिया। फिर इलाहाबाद की संधि हुई जो मैंने भी लिखवाई, और जितने भी अधिकार थे वो भी अपने पक्ष में कर लिए। तो संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, इन मामलों में भी हस्तक्षेप होने लगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में।
कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से अंग्रेज सत्ता में हस्तक्षेप करने लगे। तो ऑप्शन में मिलेगा इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो मैंने लिखवाई थी। विलियम विल्किंस कह देते हैं ऐसे, विलियम चार्ल्स भी कह देते हैं ऐसे। और ये वो व्यक्ति था जिसने हिंदू जो ग्रंथ है कौन, गीता, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये मैंने यहाँ क्यों लिखवाया, क्योंकि ये व्यक्ति भी इसी के समय में ही है, वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में है, ठीक है, इसलिए लिखवाया गया। 1780 में भारत का पहला न्यूज़पेपर छपा। तो जो पहला न्यूज़पेपर था उसका नाम था द बंगाल गजट। फिर बंगाल का नाम, सारे काम वही हो रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा, द बंगाल गजट। और इसके जो प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की, ये इस पूरा नाम है इसका। और ये भारत का पहला न्यूज़पेपर माना जाता है, ठीक है। हालांकि अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो उद्दंड मारतंड करके आता है, लेकिन मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन जो होते हैं ऑप्शन पे बेस होते हैं ना भाई, मतलब पहला कह रहा हूँ तो हिंदी के हिसाब से अलग निकलेगा, हिस्ट्री के हिसाब से अलग निकलेगा। तो वहाँ जो 4 ऑप्शन होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि पूछने वाला क्या पूछ रहा है। हिंदी में हम पढ़ते हैं उद्दंड मारतंड, जो पहला न्यूज़पेपर है वो हम हिंदी जब पढ़ेंगे तब जिक्र आएगा उसका। तो ये बात है बच्चों, ठीक है। बस इस पेड़ में रहने देते हैं और धीरे धीरे अभी ऐसे गवर्नर जनरल शुरू हो जाएगा।